नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। शुरुआत एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। रूस के एनर्जी सेक्टर पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। 5 शहरों में कामिकाजी ड्रोन से तबाही मचाई गई है। बेलगोरोद में ऑयल रिफाइनरी में आग लगी है। कुसर्क में गैस स्टेशन को तबाह कर दिया गया है। रोस्तोव में पावर स्टेशन पर भी ड्रोन अटैक किया गया है। तो चौतरफा हमला एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पावर स्टेशन पर किया गया है। 8 जुलाई को यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 4 शहरों पर भीषण हमला हुआ। रूसी डिफेंस के बम वर्षकों ने ताबड़तोड़ अंदाज में क्रूज मिसाइलें दागी। यकीन मानिए, पुतिन के बारूदी ताप से पूरा यूक्रेन दहल उठा। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही कीव के ओखमातित चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हुई, जो मिसाइलों की चपेट में आने से ध्वस्त हो गया। लेकिन अब इसी हमले को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। वो ये कि कीव के अस्पताल पर हमला रूसी मिसाइल से नहीं, बल्कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की मिसाइल से हुआ। आखिर क्या है इस दावे की हकीकत? देखिए रक्त रंजित 8 जुलाई पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चौबीस घंटे पहले आपने यूक्रेन की राजधानी कीव में बारूदी भूचाल देखा। Это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо विध्वंसक मिसाइल हमले के बाद भीषण तबाही देखी। चीख पुकार करते बेकसूर लोगों को देखा। रोते बिलखते मासूमों को देखा। जमींदोज हो चुके अस्पताल को देखा। तहस नहस हो चुकी इमारतों को देखा। कलेजे को सन्न कर देने वाला नरसंहार देखा। पूरी दुनिया इसको जानती है कि 8 जुलाई को रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल हमला किया। बीते 2.5 साल में पहली बार इतने विनाशक अंदाज में कीव के कोने कोने को दहलाया। कीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। लेकिन पूरी दुनिया तब दहल उठी जब आसमान से बरस रही मिसाइलों ने कीव के ओखमातित चिल्ड्रन हॉस्पिटल को अपनी चपेट में लिया। वैसे तो यूक्रेन पर हुए इस हमले को रूस का इंतकाम माना जा रहा है, मगर कीव के ओखमातित चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर अटैक और उसके बाद हुए नरसंहार को लेकर एक एक्सप्लोसिव खुलासा हुआ है। बाकायदा वीडियो के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि कीव के ओखमातित चिल्ड्रन हॉस्पिटल को रूसी मिसाइलों ने नहीं, बल्कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ने उड़ाया। ज़ेलेंस्की ब्रिगेड की एक चूक से दिन दहाड़े कीव का ओखमातित चिल्ड्रन हॉस्पिटल तबाह हो गया। ओखमातित चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर हुए मिसाइल अटैक और नरसंहार पर रूसी डिफेंस की तरफ से दावा किया गया कि वो रूसी क्रूज मिसाइल ने अस्पताल के पास वाली इमारत पर हमला किया। रूस का आरोप है कि अस्पताल के बराबर वाली इमारत में बंकर बने थे, जिसमें नेटो के इंस्ट्रक्टर और यूक्रेनी सेना के बड़े अधिकारी मौजूद थे। रूस ने अस्पताल पर हुए मिसाइल हमले से जुड़ा एक वीडियो जारी किया। $35 सेकंड के इस वीडियो को गौर से देखिए, जिसे रूसी डिफेंस की तरफ से जारी किया गया है। इस वीडियो में कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरस रही हैं। रूसी डिफेंस का दावा है कि कीव पर हमले के लिए रूसी सेना ने KH-101 क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया।
और इसी मिसाइल के जरिए कीव के ओखमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास मौजूद इमारत को निशाना बनाया गया। वीडियो में रूसी डिफेंस ने बाकायदा मिसाइल को हाईलाइट करते हुए दिखाया, वो ये कि रूस की KH-101 मिसाइल जो कि किसी लड़ाकू विमान या फिर बॉम्बर के जरिए दागी जाती है, उसमें विंग्स होते हैं। रूसी डिफेंस के दावे की पड़ताल करने के लिए हमने KH-101 मिसाइल की तस्वीर निकाली। यकीनन रूस की KH-101 क्रूज मिसाइल में विंग्स थे और वो हमले वाली मिसाइल से मिलती जुलती भी दिखाई दे रही थी। वीडियो में कीव के ओखमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास बैक टू बैक 4 मिसाइलें दागी गई। चारों मिसाइल KH-101 मिसाइलें थी, यानी उनमें विंग्स दिखाई दे रहे थे। जबकि आखिरी मिसाइल की डिजाइन कुछ अलग थी, उसमें विंग्स नजर नहीं आ रहे थे। लिहाजा रूस ने दावा किया कि ये अमेरिका के NASAMS डिफेंस सिस्टम की मिसाइल थी जो रूसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रही थी। रूस के इस दावे की पड़ताल के लिए हमने NASAMS डिफेंस सिस्टम के मिसाइल की तस्वीर निकाली और जब वीडियो में दिख रही मिसाइल से इसकी तुलना की तो दोनों मिसाइलें एक जैसी नजर आ रही थी। गौर करने वाली बात यह है कि 33 सेकंड के वीडियो को जारी कर रूस ने जो दावा किया, कहीं न कहीं वो पुख्ता नजर आ रहा है। मगर अहम सवाल यह है कि क्या वाकई रूस की मिसाइल ने अस्पताल के पास वाली इमारत पर हमला किया? क्या रूसी मिसाइल के हमले वाला वीडियो कीव का ही है और क्या वाकई अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की मिसाइल ने अस्पताल को टारगेट किया? दरअसल अमेरिका पर आरोप सिर्फ रूसी डिफेंस ने ही नहीं बल्कि अमेरिका में मौजूद रूस के राजदूत ने भी लगाया है। कीव के ओखमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर हुए मिसाइल अटैक का जिम्मेदार सीधे तौर पर अमेरिका है। अमेरिकी मिसाइल ने अस्पताल में तबाही मचाई और नरसंहार को अंजाम दिया। दरअसल कीव के अस्पताल में जिस तरह तबाही मची, उसे देख हर कोई दहल उठा, क्योंकि अस्पताल पर मिसाइल अटैक के बाद भयावह तस्वीरें दुनिया के सामने आई और ठीक इसी तरह पूरे कीव में बारूदी कोहराम मचा। वजह साफ है, कीव पर अब तक का सबसे भीषण प्रहार। करीब 28 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, मगर पहली बार इतने विध्वंसक अंदाज में कीव पर हमला हुआ। भीषण नरसंहार हुआ क्योंकि 8 जुलाई को रूसी डिफेंस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 13 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। रूसी डिफेंस के इस मिसाइल प्रहार से राजधानी कीव के 10 से ज्यादा इलाके बारूदी भूचाल से थर्रा उठे। जानते हैं, राजधानी कीव पर रूस के मिसाइल जलजले के करीब 37 लोगों की मौत हो गई, जबकि यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कीव अटैक में करीब 170 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इतना ही नहीं, रूस की मिसाइलें कीव के रिहायशी इलाकों में गिरी, जिसके चलते कीव में 100 से ज्यादा इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। दावा किया जा रहा है कि रूसी डिफेंस ने ऑपरेशन को कीव में अंजाम देने के लिए युद्ध नीति में बदलाव किया और रात के बजाय 8 जुलाई की सुबह कीव पर हमले किए। इतना ही नहीं, रूस के 4 Tu-22 बॉम्बर कीव के एयर स्पेस में कम ऊंचाई पर उड़े। कुछ देर तक रूसी बम वर्षकों ने चकमा देने के लिए मिसाइल नहीं दागी और फिर कम ऊंचाई से ही Tu-22 बॉम्बर ने क्रूज मिसाइलें फायर की। लो एल्टीट्यूड होने के चलते यूक्रेनी डिफेंस मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस की 30 से ज्यादा मिसाइलों को मार गिराया, जबकि कीव समेत पूरे यूक्रेन पर रूस ने 38 मिसाइलें दागी। हैरान करने वाली बात यह है कि जब यूक्रेन ने 80% मिसाइलें ध्वस्त कर दी, तो फिर कीव समेत तमाम इलाकों में इतनी तबाही कैसे मची? कैसे दर्जनों लोग मारे गए? कैसे सैकड़ों लोग घायल हुए? अब कौन सच बोल रहा है? किसके दावे में सच्चाई है? किसकी मिसाइल ने अस्पताल में नरसंहार किया?
फिलहाल इस पर सस्पेंस बरकरार है, मगर जिस तरह से कीव विनाश की तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं, उसे देख हर कोई खौफजदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के खेरसोन में रूस की मिसाइल स्ट्राइक, इस्कंदर मिसाइल से 2 हाइमार्स तबाह हो गए हैं। ज़ैपोरिज़िया में भी 2 हाइमार्स नष्ट किए गए हैं। 24 घंटे में अमेरिका से मिले 4 हाइमार्स तबाह हो गए हैं। हमले में 20 यूक्रेनी सैनिक भी मारे गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। नेटो ने साफ कर दिया है कि कीव अब उसके सम्मान का सवाल बन चुका है, क्योंकि युद्ध में नेटो पहले दिन से यूक्रेन के साथ है। यानी रूस के यूक्रेन मिशन को नाकाम करने के लिए नेटो कुछ भी कर सकता है। कीव पर हमले के बाद एक तरफ नेटो समिट में इस पर चर्चा शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पोलैंड में एक बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी गई है। पोलैंड और यूक्रेन के बीच ऐसी डील हुई जिसने पोलैंड को फिर रूस का सबसे बड़ा टारगेट बना दिया है। नेटो रूसी सीमा के करीब तैनाती बढ़ा रहा है, तो वहीं बेलारूस और समुद्र के रास्ते रूस अमेरिका के करीब अपनी सेना को तैनात करने लगा है। कीव के बाद पुतिन का पहला टारगेट कौन होगा? पुतिन का पहला हमला कब होगा? पुतिन किन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे? ये तमाम सवाल एक बार फिर नेटो की बैठक में उठ रहे हैं। नेटो की बैठक में क्या कुछ हुआ, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले नेटो का एक्शन देख लीजिए। पोलैंड रूस का सबसे बड़ा टारगेट हो सकता है, क्योंकि जब कीव दहल रहा था उसी वक्त ज़ेलेंस्की और पोलैंड के पीएम टस्क के बीच समझौता फाइनल हो रहा था। यूक्रेन और पोलैंड के बीच जो नया समझौता हुआ है वो पुतिन का खून खौलाने वाला है। समझौते के मुताबिक पोलैंड मिसाइल इंटरसेप्ट करने में मदद करेगा, पोलैंड की दिशा में आ रही मिसाइलों को गिराएगा, ड्रोन हमले को नाकाम करने में भी पोलैंड मदद करेगा, यूक्रेन में मिसाइल हमलों को नाकाम करने में मदद करेगा। यानी जो भी मिसाइल पोलैंड की दिशा में बढ़ेगी और यूक्रेन के आसमान में आएगी, उसे इंटरसेप्ट करने में पोलैंड मदद करेगी। यानी पोलैंड के एयर डिफेंस से यूक्रेन को पूरी मदद मिलेगी और पोलैंड में अमेरिका और कई देशों का एयर डिफेंस तैनात है। पोलैंड पुतिन का पहला टारगेट बन सकता है, इसलिए इस समझौते के फौरन बाद नेटो एक्शन में आया। ब्रिटेन से बोइंग KC-135T स्ट्रैटो टैंकर को पोलैंड भेजा गया। बोइंग P-8A पोसाइडन एंटी सबमरीन विमान भी पोलैंड पहुंचा। इसके अलावा अवैक्स से लैस E-3A सेंट्री एयरक्राफ्ट को भी पोलैंड भेजा गया। पोलैंड में अवैक्स से लैस E-3A सेंट्री एयरक्राफ्ट की तैनाती का मतलब है पोलैंड समेत यूक्रेन के आसमान की सुरक्षा। ये विमान हवा में होने वाली हर हरकत पर नजर रखता है, यानी अब यूक्रेन की तरफ आने वाली मिसाइलों और एयरक्राफ्ट की जानकारी बहुत पहले मिल जाएगी। नेटो यूक्रेन को लेकर भविष्य की क्या प्लानिंग कर रहा है, इसका अंदाजा नेटो महासचिव की बातों से हो रहा है। एक तरह से ये रूस और चीन को चेतावनी है कि नेटो और अमेरिका यूक्रेन में रूस को जीत हासिल करने नहीं देंगे। संकेत ये भी है कि अब यूक्रेन नेटो की आन का सवाल बन चुका है।
यानी साफ है कि रूस के सामने नेटो और अमेरिका कभी झुकेगा नहीं और यूक्रेन युद्ध का विस्तार होना तय है। बाल्टिक देशों में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पोलैंड तो सबसे बड़ा टारगेट है, लेकिन इसके अलावा सबसे ज्यादा खतरा पूर्वी यूरोप के उन देशों को है जिनकी सीमा रूस और बेलारूस से लगती है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में सबसे पहले रूस का प्रहार हो सकता है। लातविया ने भी अपनी सीमा पर वॉच टावर बनाए हैं, जिसके जरिए रूसी फौज पर नजर रखी जा रही है। यहाँ फेंसिंग में बिजली के करंट का फ्लो कराया जा रहा है। टैंक और सैन्य वाहनों को रोकने के लिए टी शेप की सुरंगें बनाई गई हैं। बेलारूस से हमले का खतरा है, इसलिए लिथुआनिया के बॉर्डर पर अब कैमरों से नजर रखी जा रही है। सैनिकों की भारी तैनाती है और बारूदी सुरंग बिछाई गई है। एस्टोनिया कई महीने से अपनी सीमा को सुरक्षित बनाने में जुटा है। यहाँ बॉर्डर पर टैंकों को रोकने के लिए ड्रैगन टीथ लगाए गए हैं। कटीले तारों की फेंसिंग की गई है और नहर की तरह लंबे गड्ढे बना दिए गए हैं। अब एस्टोनिया ने कई बंकर बना लिए हैं। रूस ने एस्टोनिया को जवाब देने के लिए बंकर बस्टर का टेस्ट किया है। एस्टोनिया रूस की सीमा के करीब कई बंकर बना रहा है। रूस के साथ एस्टोनिया की 2 बॉर्डर क्रॉसिंग है। उत्तर में नर्वा क्रॉसिंग है और दक्षिण में बोरू क्रॉसिंग है। इन दोनों जगहों पर कुल 600 बंकर बनाए जाएंगे। एस्टोनिया अपने बंकर की ताकत का टेस्ट भी कर रहा है। बंकर पर 155 mm की शेल से हमले किए जा रहे हैं। एस्टोनिया में टेस्टिंग जारी है। बंकर की मजबूती की जांच की जा रही है। 155 mm की शेल बंकर पर नाकाम साबित हो रही है, लेकिन रूस ने अगर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया तो एस्टोनिया के बंकर किसी काम के नहीं रहेंगे। रूस ने बम के पिछले हिस्से में छोटा सा पैराशूट लगाकर इसे ग्लाइडर बम बना दिया है। इस बम का पहला धमाका बंकर के ऊपरी सतह पर होता है। धमाके से बम के भीतर का रॉकेट एक्टिव हो जाता है और फिर यहां से रॉकेट बंकर को फाड़कर भीतर पहुंच जाता है। रूस के बंकर बस्टर 3 मीटर मिट्टी की सतह को भेदने के बाद 1 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार को भी भेदने की ताकत रखते हैं। तैयारी तो पूरे बाल्टिक में जारी है, लेकिन पोलैंड में जिस तरह से हथियारों का जमावड़ा हो रहा है, उससे द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास को दोहराए जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। हिटलर की सेना ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला किया था। फ्रांस और ब्रिटेन ने तब जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। यूएसएसआर ने भी पूरब की ओर से पोलैंड पर कब्जे के लिए हमला किया था। अब एक बार फिर पोलैंड से युद्ध भड़कने की आशंका है, क्योंकि तैयारी सिर्फ नेटो की तरफ से नहीं हो रही, रूस की तरफ से भी हो रही है। वेनेजुएला से रूस की नेवी फ्लीट रवाना कर दी गई है। अब रूस के युद्धपोत अटलांटिक की तरफ रवाना किए गए हैं। अटलांटिक में युद्धाभ्यास के लिए रूसी नेवी का भारी जमावड़ा लगने वाला है। युद्धाभ्यास के नाम पर चीन की सेना पोलैंड सीमा के करीब है। बेलारूस में चीन के सैनिकों ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। चीन का एक मालवाहक विमान भी बेलारूस पहुंचा है। माना जा रहा है कि सिर्फ सेना नहीं, बल्कि चीन से हथियारों का भारी जखीरा भी बेलारूस पहुंच गया है। नेटो को अंदेशा है कि युद्धाभ्यास के बहाने चीन की आर्मी यहां रूस की मदद करने पहुंची है। बेलारूस के रास्ते चीन के हथियार रूस भी भेजे जा सकते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में अगर युद्ध की चिंगारी भड़कती है तो बेलारूस के रास्ते रूस के साथ चीन के सैनिक भी नेटो के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं और विश्व युद्ध को टालने की हर कोशिश नाकाम हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट पर रूस की एयर स्ट्राइक, Su-25 से दागी एयर टू सरफेस मिसाइल। यूक्रेन के हमले के बाद रूस की जवाबी कार्रवाई हुई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो जारी किया है।
ने जो तबाही मचाई उससे यूक्रेन दहल गया, लेकिन कुछ घंटे बाद ही यूक्रेन ने बदला लेने के लिए कामिकाजी ड्रोन दागे, जिससे रूस के 10 शहरों में तबाही आ गई। यूक्रेन ने रूस के एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया, बेलगोरोद में पावर हाउस को दहलाकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। यूक्रेन ने पूरी ताकत से हमला किया और ये सब कुछ नेटो की मदद से मुमकिन हो पाया। अब रूस ने ऐलान कर दिया है वो नेटो देशों पर हमला कर सकता है, क्योंकि नेटो यूक्रेन युद्ध में उतर चुका है, जो न सिर्फ यूक्रेन को हथियार दे रहा है बल्कि रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाकर ज़ेलेंस्की की मदद भी कर रहा है। रूस में तबाही का ऐसा जलजला आया कि रूस के बॉर्डर वाले इलाकों में चीख पुकार मच गई। 5-я, блядь! Тупо в Артема! Ебать! कुछ सेकंड में कई इलाके तबाही की चपेट में आ गए। कहीं आग लग गई, कहीं इमारत जमींदोज हो गई। कहीं पावर स्टेशन खाक हो गया, कहीं रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। नेटो से हथियारों की खेप मिलने के बाद यूक्रेन ने इतना बड़ा प्रहार किया। हालांकि ये प्रहार रूस के इस साल के सबसे बड़े हमले का जवाब था कि अब यूक्रेन युद्ध में लौट चुका है। ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना को फ्री हैंड दे दिया है। और काउंटर ऑफेंसिव 2.0 की तरह एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसका इकलौता मंसूबा सिर्फ तबाही। खासतौर से बॉर्डर स्टेट को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेनी सैनिक वहां घुसपैठ की तैयारी में है। बीती रात यूक्रेन ने रोस्टोव को निशाने पर लिया। वहां कामिकाज़ी ड्रोन की पलटन टूट पड़ी और एक पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। हमला आधी रात के वक्त हुआ। ये एक टारगेटेड हमला था। पावर स्टेशन खाक होने से कई इलाकों में अंधेरा छा गया। ये रूस के मुर्मांस्क का वीडियो है, जहां एक वेयरहाउस पर यूक्रेन ने हमला किया, जिससे 1 किलोमीटर का इलाका दहल गया। लगातार कई विस्फोट हुए। किरोस्क इलाके के वेयरहाउस पर आत्मघाती ड्रोन से हमला हुआ, जिससे वेयरहाउस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि वेयरहाउस में ज्वलनशील केमिकल रखा था, जिसके कंटेनर जलने लगे थे। कीव का प्रतिशोध लेने के लिए यूक्रेन ने बेलगोरोद पर भी हमला किया, जहां एक पावर स्टेशन पर कई ड्रोन दागे, जिससे पूरा स्टेशन जलने लगा। ये शेपकिनो की घटना है। इसके अलावा यूक्रेन ने बदला लेने के लिए बेलगोरोद बॉर्डर पर रूसी सैनिकों की एक टुकड़ी पर कई ड्रोन हमले किए, जिससे रूसी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। साथ ही कुर्स्क में 4 लाइट वेट ड्रोन से हमले किए गए, जहां प्रशासनिक इमारत को निशाना बनाया गया। रूस ने दावा किया है कि इन हमलों के पीछे नेटो देशों का हाथ है, क्योंकि सारे अटैक टारगेटेड थे। जो बिना पुख्ता इनपुट के मुमकिन नहीं। इसके लिए यूक्रेन ने नेटो के 2 ही ड्रोन का सहारा लिया। साथ ही पेंटागन से खुफिया जानकारी मिली और फिर नेटो से मिले हथियारों से रूस को दहला दिया। हालांकि रूस ने कई ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए, नहीं तो तबाही का दायरा कहीं ज्यादा बढ़ जाता। आधी रात में यूक्रेन ने कई हमले किए, जिसमें से रूस ने यूक्रेन के 38 हमले नाकाम कर दिए। रोस्टोव में 21 ड्रोन को मार गिराया, जबकि बेलगोरोद में शुरुआत में एयर डिफेंस सिस्टम चकमा खा गए, बाद में 3 ड्रोन मार गिराए। इसी तरह कुर्स्क में भी 7 ड्रोन से हमले नाकाम कर दिए गए, जो मिलिट्री डिपो पर हमला करने के लिए आए थे।
को वोरोनिश में 2 ड्रोन को टारगेट कर हमला करने से पहले ही मार गिराया गया। इसके अलावा इस्तराक में यूक्रेन ने हमले के लिए 10 ड्रोन भेजे थे, जिसमें से 5 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया। यूक्रेन ने ड्रोन के अलावा मिसाइल से भी हमला किया, जिसमें सरगीवका में एक मिलिट्री डिपो पूरी तरह नष्ट हो गया। ये उसी हमले की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जिसमें 9000 वर्ग मीटर का पूरा इलाका खाक हो गया। इस हमले में सरफेस टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। एक तस्वीर हमले से पहले 5 जुलाई की है और दूसरी तस्वीर हमले के बाद 7 जुलाई की है। यूक्रेन ने एक साथ कई ड्रोन दागे थे, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सके। हालांकि कई ड्रोन को रूस ने मार गिराया, यानी एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया। इस हमले पर रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन रोजाना ड्रोन और मिसाइल रूसी सीमा के अंदर भेज रहा है। पिछले साल जून से ऐसा करना शुरू किया था। सैन्य ठिकानों के साथ रिहायशी इलाकों पर भी हमले हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र इन हमलों की अनदेखी कर रहा है। रूस इन हमलों की वजह से बैकफुट पर है। खासतौर से क्रीमिया को लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि क्रीमिया तबाही का ब्लूप्रिंट यूक्रेन ने बना लिया है, जिसमें नेटो उसकी मदद कर रहा है। एक दिन पहले भी क्रीमिया के एयरफील्ड में मौजूद फ्लाइट सेंटर पर हमला किया गया। इस हमले में पास से जा रही गैस पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक गैस पाइपलाइन को ठीक करने में 7 से 8 दिन लग सकते हैं। रूस बार बार दावा कर रहा है कि अकेले यूक्रेन इस तरह के हमले नहीं कर सकता। इस साजिश के पीछे नेटो है, जो यूक्रेन के लिए हमले की प्लानिंग कर रहा है। इस बीच जर्मनी ने सैन्य मदद का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट की बड़ी खेप जर्मनी देने जा रहा है, साथ ही मिसाइल के जरूरी पार्ट्स भी। इसके अलावा अर्जेंटीना भी यूक्रेन की मदद कर रहा है। हालांकि रूस पूरी ताकत से हमले कर रहा है। रात में यूक्रेन के हमले पर पलटवार किया, जिसमें यूक्रेन की 3 हाइमर्स को पूरी तरह कबाड़ बना दिया। यह हमला हेरसोन में किया गया। रूस की तरफ से कह दिया गया है, यूक्रेन के मंसूबों को पूरी तरह रौंदना ही अंतिम लक्ष्य है। फिर चाहे युद्ध कितना भी लंबा क्यों न खींचे और चाहे यूक्रेन को नेटो की मदद मिलती रहे, अब रूस छोड़ेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ की विध्वंसक एयर स्ट्राइक हुई है। हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों को टारगेट किया गया है। रिहायशी इलाकों के बीच विस्फोटक धमाके हुए हैं। आईडीएफ हमले में हमास का हथियार डिपो तबाह हो गया है। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन एक बार फिर बढ़ गई है। दुनिया को अरब में जंग का तीसरा गेटवे खुलता हुआ नजर आ रहा है और इसका एपिसेंटर बना है सीरिया। दरअसल इजराइल ने सीरिया के कोस्टल एरिया में बमबारी की है। इस स्ट्राइक में ईरान के शिप भी तबाह हो गए हैं और इसमें एक IRGC अधिकारी की मौत हो गई है। इसे इजराइल का ईरान पर सीधा हमला माना जा रहा है। डर है कि ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों के साथ इजराइल पर हमला कर सकता है, जिसका ट्रेलर भी अभी से दिखने लगा है। जुलाई की रात इजराइल की एयरबेस पर अचानक हलचल बढ़ गई। मिसाइलों से लैस कुछ फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया। उनके टारगेट पर 450 किलोमीटर दूर सीरिया का तटीय शहर बनियास था।
अली। टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही शहर में धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। इजरायली फाइटर जेट्स ने यहां मौजूद ईरानी रेजिस्टेंस फोर्सेस के ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया। इजरायली फाइटर जेट्स के टारगेट पर सिर्फ ईरान समर्थित लड़ाके नहीं थे, बल्कि हथियारों से लैस 2 शिप भी इजरायली फाइटर जेट्स के रडार पर थे। धमाकों के कुछ देर बाद खबर आई कि इजराइल ने लताकिया पोर्ट पर मौजूद 2 शिप्स को तबाह कर दिया है। ये दोनों शिप हथियारों की खेप लेकर जा रहे थे। तबाह होने वाले दोनों शिप ईरान के थे। ये तेहरान से लेबनान हिजबुल्लाह के लिए हथियारों की बड़ी खेप लेकर जा रहे थे। इस हमले में एक IRGC का अधिकारी भी मारा गया। इजराइल के हमलों से दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। डर है मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल अब आमने सामने आ सकते हैं। उन्नीस मई के बाद ईरान पर इजराइल का यह पहला सीधा हमला है। आशंका है कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल सकता है। हालांकि ईरान से पहले उसके प्रॉक्सी बेहद आक्रामक हो गए हैं और लगातार इजरायली बॉर्डर्स को दहला रहे हैं। ये वीडियो बॉर्डर से सटे इजरायली शहर एलात का है, जहां हिजबुल्लाह ने 1 दर्जन से ज्यादा रॉकेट दागे। हमले के बाद कई इमारतों में आग लग गई, जिसमें 6 लोगों के घायल होने की खबर है। यमन की तरफ से हूती ने भी इजराइल पर 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए हैं। ये हमले फिलिस्तीन पर इजरायली कब्जे वाले इलाकों में किए गए। ईरानी प्रॉक्सी के आक्रामक रुख की वजह सिर्फ ईरान का शिप तबाह होना नहीं है, बल्कि नए ईरानी राष्ट्रपति की एक चिट्ठी भी है। इस चिट्ठी में मिडिल ईस्ट धधकने के संकेत छिपे हैं। नवनिर्वाचित ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हिजबुल्लाह लीडर नसरल्लाह को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने हिजबुल्लाह को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा, ईरान ने हमेशा अवैध ज़ायनी शासन के खिलाफ बोलने वालों का समर्थन किया है। प्रतिरोध का समर्थन करना ईरान की बुनियादी नीतियों का हिस्सा है। ये आगे भी मजबूती के साथ जारी रहेगा। मुझे यकीन है प्रॉक्सी ग्रुप इजराइल के आतंक को बढ़ने से रोकेंगे। माना जा रहा है कि ईरान मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की तैयारी में है, जिससे पहले वो अपने प्रॉक्सी संगठनों को भारी संख्या में हथियार सप्लाई कर रहा है। जंग में मिसाइलों की कमी ना हो, इसीलिए ईरान ने नए मिसाइल प्लांट भी तैयार किए हैं, जिसका खुलासा हाल ही में सामने आई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। इन तस्वीरों को इसी साल मार्च अप्रैल में लिया गया था। ये सैटेलाइट तस्वीर ईरान के खोजिर मिसाइल टेस्ट साइट की है। तस्वीरों में नए मिसाइल इंजन टेस्ट स्टैंड पर नजर आ रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर मोदारिस प्लांट की है, जहां 30 नई इमारतें नजर आ रही हैं। दावा है कि इनमें ईरान तेजी से नई बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है। इधर ईरान बड़े युद्ध की तैयारी में है। वहीं व्हाइट हाउस ने भी साफ कर दिया है कि उसे ईरान और नए ईरानी राष्ट्रपति से शांति की कोई उम्मीद नहीं है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने अपने एक बयान में कहा, ईरान अपनी परमाणु नीति बदलता है तो हमें खुशी होगी। हम ईरान के नए राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। हालांकि हमें इसकी कोई उम्मीद नहीं है। अमेरिका का रुख भी ईरान के लिए नहीं बदलेगा। साफ है, मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। इजराइल के ईरानी शिप पर हमले और ईरान के नए राष्ट्रपति का आक्रामक रुख बारूदी ढेर में चिंगारी भड़का सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए ये जंग का तीसरा गेटवे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष। गाजा युद्ध में शांति स्थापना की उम्मीद कमजोर होती जा रही है। हमास सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन नेतन्याहू की शर्त है कि गाजा डील तभी होगी जब IDF के सामने जंग बंद करने की शर्त ना रखी जाए। नेतन्याहू के इस रुख पर इजरायली जनता नाराज है और इस बीच 7 अक्टूबर 2023 के हमलों पर UN मानवाधिकार की रिपोर्ट ने जनता को और भड़का दिया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर को अपने ही नागरिकों की हत्या कर दी। इसे
हैनिबल डायरेक्टिव कहा जाता है। क्या है हैनिबल डायरेक्टिव और क्या सच में इजरायली सेना ने नागरिकों की हत्या की? इस रिपोर्ट में देखिए। बीती रात भी इजरायली सेना ने गाजा के शिजैया कैंप पर हमले किए। इस हमले में 9 फिलिस्तीनी नागरिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। इसके पलटवार में गाजा की अल कुद्स ब्रिगेड ने भी इजरायली सेना पर हमले किए। इजरायली सेना को गाजा में किसी भी तरह के हमले करने की छूट दी गई है। इजरायली सेना के एक सैनिक ने ही इस बात की जानकारी दी है। इजरायली सैनिक के मुताबिक पॉलिसी के तहत सैनिक अपनी मर्जी से फायरिंग शुरू कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर गाजा के मकानों में आग लगा सकते हैं। अगर महिला या बच्चों से भी खतरा महसूस हो तो उनको गोली मारने की छूट है। इस पॉलिसी को आई एम बोर्ड सो आई शूट, यानी मैं बोर हो रहा हूं तो गोली बारी कर दी नाम दिया गया है। इजरायली सैनिक के इस कबूलनामे के बाद इजराइल पर अंधाधुंध फायरिंग और युद्ध अपराध के आरोप लग रहे हैं। इजराइल में लोग लगातार सीज फायर और बंधकों की वापसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इजरायली जनता का गुस्सा एक और रिपोर्ट से भड़क गया है। यह रिपोर्ट 7 अक्टूबर 2023 के हमलों पर आधारित है। इसी दिन हमास ने इजराइल की सुरक्षा दीवार को तोड़कर इजरायली शहरों पर हमले किए थे और इजरायली लोगों की हत्या की थी। दो 200 से ज्यादा इजरायलियों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। इन हमलों पर संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र मानवाधिकार संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में लिखा है कि 7 अक्टूबर को इजरायली फोर्सेस के सामने नागरिकों को सुरक्षित रखने की चुनौती थी, लेकिन इजरायली फोर्सेस ने अपने ही नागरिकों को गोली मार दी। रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ ने अपने 14 नागरिकों को गोली मारी। इसे हैनिबल डायरेक्टिव कहा जाता है। उस दिन इजरायली नागरिकों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर गाजा ले जा रहे थे और इजरायली फोर्स हर बंधक को बचाने में नाकाम थी। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सैनिकों को हैनिबल डायरेक्टिव निर्देश जारी किए गए थे। कमांडर का आदेश था कि हमास के हर वाहन पर बम गिरा दिया जाए। भले ही हमले में इजरायली बंधक मारे जाएं, लेकिन हमास के वाहन वापस नहीं जाने चाहिए। इजरायली सेना नहीं चाहती थी कि उसके नागरिक हमास की गिरफ्त में जाएं, उन पर अत्याचार हो या फिर हमास उनके जरिए इजराइल पर दबाव बनाए। इसीलिए हैनिबल डायरेक्टिव लागू किया गया। सैनिकों को दुश्मन के गिरफ्त में जाने से रोकने के लिए हैनिबल डायरेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हैनिबल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। जब सेना को लगता है कि सैनिक को अगवा होने से बचाना मुश्किल है तो उसे गोली मार दी जाती है या फिर दुश्मन सहित सैनिक को भी बमबारी में मार दिया जाता है। हैनिबल डायरेक्टिव का नियम आईडीएफ में 1986 में लागू किया गया था। इजराइल ने एक सैनिक के बदले 150 तक फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए हैं और इसीलिए हैनिबल प्रोटोकॉल लागू किया गया। 7 अक्टूबर को इजराइल पर यही खतरा था और रिपोर्ट के मुताबिक इसीलिए हैनिबल डायरेक्टिव लागू किया गया। हालांकि इजराइल सरकार ने इसका खंडन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी रूस से बदला लेने के लिए एक प्लान तैयार किया, जिसके तहत यूक्रेनी एजेंट ने एक रूसी पायलट से संपर्क साधा।
पहले उसे जान से मारने की धमकी दी और फिर पैसों का लालच देकर रूसी पायलट को अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश की। जानते हैं सब क्यों हुआ? 1000 करोड़ के रूसी बॉम्बर को हाईजैक करने के लिए। लेकिन कैसे यूक्रेनी जासूसों का बॉम्बर हाईजैक प्लान एफएसबी ने किया नाकाम, आप भी देखिए। रूस के जिस आसमानी जांबाज ने कीव में मिसाइलें बरसाई, जिसने कीव समेत यूक्रेन के 4 शहरों में बारूदी कोहराम मचाए, रूस के उसी Tu-22 बम वर्षक को हाईजैक करने का प्लान यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने तैयार किया। इतना ही नहीं, रूसी बॉम्बर को हाईजैक करने के लिए यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने पानी की तरफ पैसा भी बहाया। मगर हैरानी इस बात की है कि लाख कोशिशों के बाद भी यूक्रेन का बॉम्बर हाईजैक प्लान नाकाम हो गया। दरअसल रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने इस बात का खुलासा किया कि यूक्रेन ने Tu-22 M3 को हाईजैक करने के लिए 50 करोड़ खर्च किए। यूक्रेनी एजेंट ने टेलीग्राम के जरिए रूस के एक पायलट से संपर्क साधा। रूसी पायलट को यूक्रेनी एजेंट ने 25 करोड़ रुपए कैश का ऑफर दिया। वहीं पायलट और उसके परिवार को इटली की नागरिकता देने की पेशकश की। यूक्रेनी जासूसों ने पहले तो पायलट को जान से मारने की धमकी दी और उसके एवज में रूसी बमवर्षक को हाईजैक करने की रणनीति तैयार की। बस फिर क्या, पायलट ने इसकी जानकारी रूसी सेना के अधिकारियों को दी। यूक्रेन के इस प्लान को नाकाम करने के लिए रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी एक्टिव हो गई। एफएसबी की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने डबल गेम करते हुए पहले तो यूक्रेन की तरफ से दिए जाने वाले $3 मिलियन हासिल किए और उसके बाद रूसी पायलट ने यूक्रेनी जासूसों को चकमा देकर विमान हाईजैक वाले प्लान को नाकाम कर दिया। यानी यूक्रेन अपने मकसद में कामयाब भी नहीं हुआ, ऊपर से उसे 25 करोड़ रुपए गंवाने पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। सिर्फ ताइवान ही नहीं, जब चीन के विस्तारवादी एजेंडे में फिलीपींस भी टॉप पर है। चीन ने फिलीपींस के करीब युद्धाभ्यास के नाम पर भारी तैनाती कर दी है। युद्ध का माहौल बनाने के लिए पूर्वी चीन सागर और येलो सी में भी युद्धपोत को रवाना किया गया है और युद्धाभ्यास का ऐलान किया है। चीन ने पहली बार फिलीपींस के EEZ क्षेत्र में घुसकर युद्धाभ्यास किया है। इसे अमेरिका के लिए खुली चुनौती माना जा रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन ऐसे कई धमाके कर चुका है, लेकिन युद्ध लड़ने की हिम्मत ड्रैगन आज तक नहीं कर सका। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बनाने के बावजूद चीन सिर्फ छोटे छोटे देशों को धमकाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। पहले चीन के टारगेट पर सिर्फ ताइवान था, लेकिन अब फिलीपींस भी है। दक्षिण चीन सागर में चीन की बौखलाहट एक बार फिर देखी जा रही है। चीन ने दक्षिण चीन सागर से पूर्वी चीन सागर तक फिर शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अपने भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर शेडोंग को चीन ने फिलीपींस के बेहद करीब तक भेजा है। फिलीपींस को डराने के लिए चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर ने फिलीपींस EEZ को पार किया और युद्धाभ्यास के नाम पर कई धमाके किए। एयरक्राफ्ट कैरियर से कई फाइटर जेट ने उड़ान भरी। युद्धपोत से दूसरे युद्धपोत को नष्ट करने का अभ्यास हुआ। युद्धाभ्यास के बाद भी एयरक्राफ्ट कैरियर वापस नहीं लौटा। दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में इस वक्त चीन के कई युद्धपोत मौजूद हैं। चीन ने 3 युद्धाभ्यासों का ऐलान भी कर दिया है। दक्षिण चीन सागर में पहला युद्धाभ्यास होगा।
पूर्वी चीन सागर में भी नेवी युद्धाभ्यास करेगी। पीले सागर में भी चीन ने युद्धाभ्यास का ऐलान किया है। चीन की नौसेना फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में युद्धाभ्यास कर रही है। ये खुले तौर पर अमेरिका को ललकारने जैसा है। शेंडोंग कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को समंदर में उतार कर भी चीन युद्ध की तैयारी के संकेत दे रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर कई फाइटर जेट और हेलीकॉप्टरों के साथ 17 युद्धपोतों के साथ गश्त लगा रहा है। इसके अलावा चीन का सबसे नया विमान वाहक युद्धपोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान भी अपना समुद्री ट्रायल इसी इलाके में कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। बाइडेन की बीमारी पर अमेरिका में बवाल बढ़ता जा रहा है। बीते 48 घंटों में 2 एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई हैं जो इशारा करती हैं कि बाइडेन एक गंभीर दिमागी बीमारी से ग्रसित हैं। दावा किया जा रहा है कि बाइडेन को पार्किंसन बीमारी है। हैरानी की बात यह है कि व्हाइट हाउस भी इन रिपोर्ट्स पर साफ साफ कुछ नहीं कह रहा है। पत्रकार लगातार सवाल पूछते रहे और व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जीन पियरे गोल बोल जवाब देती रही। सवालों को सुलझाने की जगह उलझाती रही। बीते एक हफ्ते से अमेरिकी पत्रकारों की नजर व्हाइट हाउस पर है। दरअसल व्हाइट हाउस की विजिटर्स लॉग बुक से एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने बाइडेन की फिटनेस पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। विजिटर्स बुक के लॉग से पता चला है कि डॉक्टर केविन केनार्ड ने बीते 8 महीने में 8 बार व्हाइट हाउस विजिट किया है। डॉक्टर केविन केनार्ड पार्किंसन रोग विशेषज्ञ हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाइडेन पार्किंसन बीमारी से ग्रसित हैं? क्या डॉक्टर केविन बाइडेन का इलाज कर रहे हैं? 8 जून को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ब्रीफिंग के लिए पहुंची थी। ऐसे में पत्रकारों ने डॉक्टर केविन के व्हाइट हाउस विजिट से जुड़े सवाल पूछे, लेकिन जीन पियरे जवाब नहीं दे पाए। एक तरफ व्हाइट हाउस की लॉग बुक ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के खुलासे ने डेमोक्रेट्स की फिक्र बढ़ा दी है। एक्सियोस ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में दावा है कि बाइडेन के सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से पहले खास फाइल तैयार की जाती है। इस फाइल में फ्लैश कार्ड पर बाइडेन के लिए निर्देश लिखे होते हैं। हर कदम बढ़ाने के लिए बाइडेन फ्लैश कार्ड को फॉलो करते हैं। रिपोर्ट के साथ कुछ फ्लैश कार्ड भी जारी किए गए हैं। दावा है कि इन्हें बाइडेन के लिए तैयार एक फाइल से लिया गया है। इनमें एक स्टेज दिख रहा है और ऊपर लिखा है पोडियम की तरफ जाएं। दावा है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने के लिए बाइडेन को इसी तरह के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इसे एक आम प्रैक्टिस बताया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता एंड्रयू बेट्स ने अपने बयान में कहा, इस तरह से निर्देश बेहद आम है। पद पर कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए तैयार किए जाते हैं। व्हाइट हाउस के बयान से अलग अब डेमोक्रेटिक पार्टी में ही बाइडेन के खिलाफ आवाज उठने लगी है। डेमोक्रेटिक नेता बाइडेन को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर गाजा से। गाजा सिटी पर विध्वंसक अटैक हुआ है। हमास के ठिकाने पर मिसाइल अटैक किया गया। यूक्रेनी मिसाइल से तबाह हुआ है हमास का बेस। रूस के रोस्तोव पर प्रचंड हमला हुआ है। रूस के ऑयल प्लांट पे तबाही हुई है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक से डिपो में भीषण आग लगी। ऑयल प्लांट के बड़े हिस्से को भारी नुकसान हुआ है। Я сейчас утром был, с мужиками вот туда. Первый взрыв, блядь, у меня аж окна все поэтались, блядь. В Черкасу, блядь. Потом еще один взрыв.